तो तुम लोगों ने उसमें एवोगैड्रो की परिकल्पना वाले में लिख लिया होगा कि समान दाब और ताप पर समान आयतन में गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, अब जो है क्या अगला टॉपिक है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। नाम से पता चल रहा है किसके बारे में पढ़ना है, जो एक परमाणु उसके द्रव्यमान के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, अगर जो कण जितना छोटा होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा, उतना ही कम होगा। यानी कि जिस चीज़ को तुम आँख से देख नहीं सकते हो उसका द्रव्यमान कितना हो सकता है, बहुत कम होगा, बहुत कम। क्या उसको कैसे मापोगे, तराजू लेकर के? तराजू से तो नहीं माप सकते, जब उसको देख ही नहीं सकते तो उसको तराजू से कैसे मापोगे? तराजू से उसको नहीं माप सकते हैं। ठीक है, उसको जो मापते हैं वो अति आधुनिक जो अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है, अलग अलग विधि है, उससे हम उसका जो है द्रव्यमान मापते हैं। तो जो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान किसी को याद है? ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, 10⁻⁻24, इसका मतलब समझ रहे हो क्या होगा? इस तरह से 0.000000 कितनी बार होगा? अगर तुम लिखते हो 1.67 इंटू 10⁻⁻1 तो क्या हो जाएगा, एक के बाद एक इधर दशमलव खिसक जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, यहाँ से जो है 24 बार, यहाँ से 24 बार इधर आ जाएगा इस तरह से, यानी 23 जीरो यहाँ पर रहेंगे इस तरह से, और 167 इस तरह से। इतना ग्राम का होता है। ये कितना यहाँ पर जीरो है, ये है 23 जीरो इसके बीच में। सोचो कितना छोटा है, कितना कम है द्रव्यमान, इसको किसी तराजू से नहीं माप सकते हैं। ठीक है, अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि इसको कैलकुलेशन में यूज करने के लिए, गणित वगैरह में किसी चीज़ की गणना करने के लिए इसका हम यूज कर रहे हैं। तो आसान है गणना करना इससे, बताओ। ऐसे कहीं पर कॉपी पर तुम्हें लिखना पड़े इतने बार 23 बार जीरो, या फिर यही लिखना पड़े, और इसका जो बार बार तुम्हें जो गुणा करना पड़ रहा है, भाग देनी पड़ रही है किसी चीज़ से किसी में, कहीं पर जो है ऐड करना पड़ रहा है, तो क्या आसान होगा काम? है नहीं होगा ना, क्योंकि बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, हमें बहुत प्रॉब्लम करेगा। इसके लिए ये सोचा गया कि हम जो एक्चुअल जो परमाणु द्रव्यमान है, और एक चीज़ ये जो अभी मैं किसका लिखा हूँ, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो तुम लोग सोच रहे हो कि हाइड्रोजन का लिखा है, इसके बारे में बस बता रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखना कि जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है इसी के आसपास सबका होता है। मान लो किसी का -23 हो गया, किसी का -25 हो गया, किसी का -22 हो गया, ऐसे ही रहेगा। ये नहीं है कि ये जो इतना ग्राम हो गए 1.67 ग्राम आ गया इस तरह से, ये नहीं होगा। रहेगा तो -10⁻⁻24 के जो कोटि है इसी के आसपास रहेगा, जो ये परमाणु द्रव्यमान है। ठीक, इतना कम जो है परमाणु का द्रव्यमान है। अब इसका हम कैलकुलेशन गणना करने के लिए यूज करने में भी हमें प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए सोचा गया कि क्यों ना हम ये जो भी परमाणु द्रव्यमान दिख रहा है इसकी जगह पर हम कुछ और काम करें, और इसकी जो यूनिट है यहाँ पर ग्राम दिख रही है, हम यूनिट को भी चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम सब कुछ चेंज करें तो हमें यूनिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जो इकाई यहाँ पर दिख रही है इसको भी हम चेंज कर देंगे, और कुछ और हम यहाँ पर रख देंगे। तो फिर यहाँ पर क्या किया गया पता है, यहाँ पर एक काम किया गया, यहाँ पर एक जो है नाम दिया गया जिसको बोलते हैं अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ये क्या है, अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान। अपेक्षित का मतलब ये होता है कि हम किसी और चीज़ से तुलना कर रहे हैं कि वो कितने गुना है। मान लो कि किसी ऐसे चीज़ से हमने तुलना कर दिया, और ये जो है तुलना करने पर आया 5,
ठीक, हम उसको लिखेंगे कि उस तत्व का जो परमाणु अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान हो कितना है 5। अब इसके लिए हम एक कोई यूनिट अपने मन से बना देंगे। ठीक है, जो यूनिट बनाएंगे उसको यहाँ पर लिख देंगे, तो अगर कोई भी पढ़ेगा तो उसको समझ जाएगा कि इसके जो है इस जो हमारा पहला वाला चीज़ है जिसको हमने क्या माना है रेफरेंस माना है, ठीक है, जिससे हमने तुलना की है उससे जो है 5 गुना इसका जो है द्रव्यमान होगा। अभी इस चीज़ को इस तरह से अच्छे से समझो। देखो अभी मैं तुम लोगों को बात बोल दूं कि 5 किलोमीटर दूर जाने पर क्या मिलेगा, ठीक है, कौन सा जो है शहर मिलेगा या फिर कौन सा बाजार मिलेगा 5 किलोमीटर दूर जाने पर, तो तुम क्या बोलोगे? तुम अब यहाँ पर तुम मुझसे दो चीज़ पूछोगे, तो किधर जाना है 5 किलोमीटर, ठीक है, और कहाँ से 5 किलोमीटर। जब तक ये दो चीज़ मैं नहीं बताऊंगा तब तक तुम सही चीज़ मुझे नहीं बता सकती हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें दिशा नहीं बता रहा हूँ तो तुम्हारे पास चारों तरफ है 5 किलोमीटर जाने के लिए, तुम किधर भी चले जाओ, ठीक है। और ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ से तुम्हें जाना है 5 किलोमीटर। मैं बोल दूँ दिल्ली में एक जो है चांदनी चौक वो बाजार है, वहाँ से तुम्हें जाना है 5 किलोमीटर दूर, तो अभी यहाँ से तो जा नहीं सकती हो, ठीक है। तो ये चीज़ जानना जरूरी है कि कहाँ से जाना है और किस डायरेक्शन में जाना है, किस दिशा में। मैं अगर बोल दूँ कि यहाँ से 5 किलोमीटर जाना है और तुम्हें जाना है दक्षिण दिशा में, तब तुम्हें एक बाज़ार मिल जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज़ जानना जरूरी है कि जो तुम्हारा रेफरेंस है, जो जिसके सापेक्ष में तुम बात कर रहे हो, किसके सापेक्ष में बात कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान की जब बात की गई तो इसके लिए सबसे जो पहले परिभाषा जो दी जाती है वो उसको लिखो, परिभाषा लिखो। किसी भी तत्व का अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान, किसी भी तत्व का अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वास्तविक द्रव्यमान तथा किसी मानक पदार्थ के एक परमाणु के द्रव्यमान के अनुपात को कहते हैं, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा जो क्या होगा ये अपेक्षित द्रव्यमान है, अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान जो है वो हो जाएगा पदार्थ का एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान और अपॉन में यानी बटा में मानक पदार्थ का ठीक है, और बाकी सब रहेगा मानव पदार्थ का एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान। ये क्या रहेगा दिए हुए पदार्थ का, दिए पदार्थ का एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान अपॉन में बटा में मानव पदार्थ का एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान। समझ में आ रहा है फार्मूला, समझ में आया? ये मानक पदार्थ हमने हमारा एक रहेगा मानक पदार्थ, उससे हम देखेंगे कि जो भी द्रव्यमान हमारे एक पदार्थ का दे, मान लो कि एक पदार्थ है उसका द्रव्यमान कितना है 5 किलो, जिसका हमने एक इस तरह से इतना कम नहीं ले रहे हैं, इस तरह से हम ले रहे हैं 5 किलो है जो दिया हुआ पदार्थ है, और एक मानक पदार्थ है जिसको सब लोग मान रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं मानक पदार्थ, मान लो उसका द्रव्यमान मान लिया मैंने कि उसका 1 किलो है, तो जो अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान आएगा वो क्या होगा, तो जो हमारा दिया हुआ द्रव्यमान रहेगा उसमें इससे भाग देंगे, हमारा कितना आएगा 5 आएगा। अब इसकी यूनिट मान लो कि हमने लिख दिया कि अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान, अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान ये यूनिट है। तो जब भी किसी के सामने मैं बोलूँगा 5 APD लिखा हुआ कोई देखेगा तो उसका मतलब क्या समझेगा कि ये जो है एक ऐसा पदार्थ है जिसका जो है अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान 5 है। अब अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान का मतलब वो समझ जाएगा कि जो दिया हुआ मानक पदार्थ है उसके जो द्रव्यमान है उससे 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है, इसका द्रव्यमान।
अगर मैं यही अगर कर देता 2 किलो इसका कर देता और इसका ये 5 किलो होते, कितना हो जाता? 2.5। अब 2.5 APD, ठीक है, ये दिख रहा है इस तरह से। मैं इसको कहीं लिखता तो जो ही पढ़ने वाला रहता है वो क्या समझता है कि अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान 2.5 है, लेकिन एक्चुअल में कितना उसका द्रव्यमान है, उसको समझने के लिए उसको क्या जानना पड़ेगा कि हम किस मानक पदार्थ का द्रव्यमान कितना था। तो अगर सब लोग इसको पूरे वर्ल्ड में इसको मानेंगे कि जो मानक पदार्थ उसका द्रव्यमान 2 किलो है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि जो भी मानक पदार्थ है उससे जो है इतना गुना ज़्यादा होगा जो भी होगा, ठीक है। तो मानक पदार्थ का द्रव्यमान 2 है और 2 किलो में इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 5 किलो हो जाएगा। तो उसको क्या मिल जाएगा? उसका एक्चुअल जो द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान। और वास्तविक द्रव्यमान को और क्या बोलते हैं? निरपेक्ष। ये क्या लिखा है? अपेक्षित। अपेक्ष मतलब किसी के कंपैरिजन में, किसी से तुलना करके। और जो निरपेक्ष का मतलब होता है वो क्या होता है? निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? किसी से कोई तुलना नहीं किया गया है, ठीक है, किसी से कोई कंपेयर नहीं किया, यानी ये इसका मतलब है वास्तविक है। कभी कभी ये वर्ड भी मिलेगा तुम्हें कि निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मतलब अगर हाइड्रोजन की बात करूंगा तो ये हो जाएगा जो इतना दिखने में है, ठीक है। लेकिन जब अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान की बात करूंगा तो मुझे यहाँ पर जानना पड़ेगा कि मानक पदार्थ कौन सा है, ठीक है। जब मैं जान जाऊंगा कि मानक पदार्थ है तो फिर पता करना पड़ेगा कि उसके जो एक परमाणु का कितना द्रव्यमान है। जब मुझे वो पता चल जाएगा कि एक परमाणु का इतना द्रव्यमान है तो मैं निकालूंगा कि अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। यहाँ तक समझ में आया कुछ? बिल्कुल नहीं आया? अभी यहाँ पर जैसे बुक में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जितने भी ये परमाणु हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इनके जो है एटॉमिक मास यहाँ पर लिखा है 1.008, फिर 4.003, इस तरह से, यानी कि कुछ इंटीजर टाइप में है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ अभी जैसे हाइड्रोजन की मैंने लिखा था कि हाइड्रोजन का जो परमाणु का जो एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻24 और यहाँ पर है 1.008। तो यहाँ पर जो भी आपके एटॉमिक मास होते हैं, यानी कि जो एक परमाणु का द्रव्यमान होता है वो होता है एक जो अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान है वही लिखा जाता है, क्योंकि ये जो है हमें याद करने में आसानी होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी यहाँ पर हमारे परमाणु हैं एक एक को उठाते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन को उठाया और हाइड्रोजन को लेकर के और जो मानक पदार्थ है उसके एक परमाणु के द्रव्यमान से इसके वास्तविक परमाणु के द्रव्यमान में भाग दे दिया। फिर ऐसा ही क्या किया, यहाँ पर जो है हीलियम कर लिया, हीलियम का एक परमाणु का द्रव्यमान लिया और मानक पदार्थ का एक परमाणु का द्रव्यमान और भाग दिया, तो हमारा एक अपेक्षित परमाणु का द्रव्यमान आ गया हीलियम का। ऐसे ही जितने भी हमारे परमाणु हैं सबका इसी तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर हमें याद करने में इसकी आसानी हो जाती है, ठीक, याद करने में सब आसानी हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन का हम क्या करते हैं 1.008 नहीं याद करते हैं, सीधे याद करते हैं 1। हीलियम का 4 याद करते हैं, ठीक है। बेरिलियम का कितना था? 5 था। बेरिलियम का है 9, लिथियम का 6 है। इस तरह से हम याद कर लेते हैं। तो जो हमारा अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान है वो हमें याद हो जाएगा। और हमें अगर पता चल जाए कि जो मानक पदार्थ है उसके एक परमाणु का कितना द्रव्यमान है, हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है, यहाँ से इधर देखो, यहाँ से जो भी दिया हुआ पदार्थ रहेगा उसके एक परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान है उसको भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे हो जाएगा? इसको निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, ये जो बराबर होगा इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। समीकरण हल करना आता है ना, अगर x बराबर y/z है तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू x × z हो जाएगा ना। इधर अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर ये जो है इस साइड में प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर इधर जो है डिवाइड हो रहा है यानी भाग का साइन है तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, गुणा का इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। इतना पता है। यहाँ पर ये जो इसका भाग कर रहा है तो इधर आएगा तो गुणा करने लगेगा।
तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान हमें वो भी पता आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो मानक पदार्थ है वो तुरंत हमें पता चल गया। उसके लिए सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले जो है उसमें वहाँ पर जो है माना गया कि हाइड्रोजन परमाणु जो है उसको ही मानक पदार्थ मान लिया गया। स्टार्टिंग में क्या किया गया, शुरू में जब ये चीज सबसे पहले तो ये चीज़ आया होगा कि ये जो है इतना जो है गंदा सा नंबर है, इसको कौन याद रखेगा सभी परमाणु के लिए। फिर उन्होंने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान निकाला जाए। इतना आ गया अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान के लिए। फिर अब ये प्रॉब्लम आ गई कि अब मानक पदार्थ कौन सा होगा। तो सबसे पहले लोगों ने क्या किया कि जो सबसे पहला हमारा तक जो परमाणु था हाइड्रोजन का, उसी को ही उठा करके रख दिया यहाँ पर, और उसी से हमने अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट करने लगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आने लगी कि जो भी हमारे परमाणु आ रहे थे उनके द्रव्यमान वो सब कैसे आ रहे थे, दशमलव में आ रहे थे। मान लो कि कुछ आ गया 7.652 इस तरह से, अधिकतर के इसी तरह आ रहे थे सब दशमलव में। ऐसा नहीं है कि किसी का 2, किसी का 4, किसी का 3.00 इस तरह से किसी का नहीं आ रहा। ठीक है। तो लोगों को लगा कि फिर प्रॉब्लम तो अभी भी वही है कि यहाँ पर इतने दशमलव हमें याद करने पड़ रहे हैं। क्यों ना हम एक ऐसा परमाणु उठाएं, एक ऐसा मानव पदार्थ लें जिससे भाग करें हमें पूर्णांक संख्या मिले, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए। ठीक है। फिर उन्होंने उठाया ऑक्सीजन को। तो जब ऑक्सीजन को उठाया तो उसमें जो है काफ़ी जो नंबर हमारे आ रहे थे, जो वास्तविक अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान जो आ रहा था, काफ़ी के हमारे पूर्णांक आ रहे थे। वो काफ़ी टाइम तक वो चला था हमारा। लेकिन जब हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय कोई भी जब चीज़ होता है तब क्या होता है कि वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं। ठीक है। सब देश हैं, तब ऐसा होता है कि ऐसा काम किया जाए कि जो जिस पद्धति को, जिस चीज़ को सभी देश माने, तो उसके लिए क्या करना है, एक कमेटी होती है हमारी। वो क्या करती है, वो जो है सब कुछ कंट्रोल करती है नीचे की चीज़ों को। इसके लिए भी क्या किया गया, एक कमेटी बनाई गई है जो केमिस्ट्री वगैरह का सब कुछ देखती है। उसने फिर निर्धारित किया कि यहाँ पर जो हम रख रहे हैं मानक पदार्थ, उसको ऑक्सीजन नहीं रखेंगे, उसको रखेंगे कार्बन 12। ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कार्बन 12 क्या होता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संघ था, ठीक है, उसमें क्या किया गया कि कार्बन जो 12 है, कार्बन 12 इसको जो है यहाँ पर एक मानक पदार्थ के रूप में माना गया। ठीक है। और इसके एक परमाणु का जो द्रव्यमान था उसका 1/12 भाग से यहाँ पर डिवाइड किया गया, यहाँ पर भाग दिया गया जो ये पदार्थ का वास्तविक द्रव्यमान था। तो ये जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 का मतलब है कि कार्बन जो है, कार्बन के समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक का मतलब कि परमाणु क्रमांक समान होगा, समस्थानिक समान स्थान पर, लेकिन क्या होगा उनके द्रव्यमान जो है अलग अलग होंगे। तो इसमें 2 मिलते हैं हमारे, C12 और C14, ये 2 समस्थानिक हैं। ठीक है। कार्बन के समस्थानिक हैं, जिसमें से ये वाला क्या है, अस्थायी होता है। ठीक है। और ये वाला क्या होता है, अस्थायी, यानी रेडियो एक्टिव होता है। इसको नोट करने में, रेडियो एक्टिव होता है। तो जो कार्बन 12 है इसको जो है माना गया मानक पदार्थ। अब देखो जो कार्बन 12 का एक परमाणु है, उसका जो जितना भी द्रव्यमान होगा उसके द्रव्यमान 1/12 से गुणा किया गया। ठीक है। और फिर ये जो जितना है उससे क्या किया गया, जो भी पदार्थ दिया रहेगा उसका वास्तविक भार में हम इससे डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अपेक्षित परमाणु का द्रव्यमान मिल जाएगा। ये आज के टाइम पर ये हमारा यूज होता है। ठीक है। तो जो अभी हमने देखा था, जो भी हाइड्रोजन का लिखा था 1.008, फिर हीलियम का था, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इस तरह जितने भी हमारे तत्व हैं, जितने भी परमाणु हैं, उन सब का द्रव्यमान कैसे आता है, ये जो नंबर हमें मिलता है उससे हमें आता है। इससे डिवाइड करने पर वो चीज़ आती है। अब इसका जो मात्रक होता है वो होता है तुम्हारा AMU। ठीक है।
AMU कहाँ से आती है, यहाँ से देखो, परमाणु द्रव्यमान मात्रक पैमाना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट स्केल। यहाँ से A उठाया, यहाँ से M उठाया, यहाँ से U उठाया, जैसे मैंने बोला था। अब देखो वहाँ पर जो तुम्हारा हाइड्रोजन का लिखा था, क्या लिखा था, 1.008 AMU, इतना हो जाएगा एक परमाणु का द्रव्यमान। इसका मतलब क्या है, ये जो परमाणु द्रव्यमान है ये अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान है, लेकिन लिखा रहेगा हमेशा हर जगह तुम्हें परमाणु द्रव्यमान इतना है, लेकिन जो यूनिट रहेगी, जो मात्रक रहेगा वो AMU रहेगा। तुम्हें पता चल जाएगा क्या है, अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है कितने गुना है, इसका 1/12 गुणे 10, 1/12 गुणे कार्बन 14 के एक परमाणु का जितना द्रव्यमान होगा उससे डिवाइड करने पर ही हमें मिला है, ठीक है। यानी कि अगर वास्तविक द्रव्यमान तुम्हें पता करना होगा तो तुम्हें ये वाली अगर नंबर मालूम हो जाएगी, ये जितनी यहाँ पर है नीचे हर में, इससे अगर तुम इसमें गुणा कर दोगे तुम्हें वास्तविक परमाणु भार मिल जाएगा, जो कुछ इस तरह से 10 के पावर -24 के घात के ऑर्डर में आएगा, ठीक है। अब जो है इस समय अब AMU भी इसको न लिख करके हम क्या लिखते हैं, सिर्फ U लिखते हैं, ठीक। और उसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास मतलब कि एकीकृत, ये कई जगह पर इकट्ठा हुआ, एकीकृत मास, जो भी द्रव्यमान हो क्या ये कई जगह पर इकट्ठा है। अब इसको हम बोलते हैं सिर्फ इतना 1.008 U, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले जो है सबसे पहले हमें पता चला कि एक परमाणु का कितना द्रव्यमान है किसी भी, फिर हमने ये देखा कि अगर हम इसका गणना में यूज करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर लोगों ने सोचा कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जो वो था अपेक्षित परमाणु भार था, उसको उन्होंने देखा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि जो इतना बड़ा नंबर उसको हम छोटा कर लें और गणना में हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया, सोचा कि जो हमारा यहाँ पर मानक पदार्थ है वो कौन सा होगा। तो पहले हाइड्रोजन उन्होंने रखा, फिर ऑक्सीजन रखा, फिर सबसे बाद में क्या रखा, कार्बन 12 का जो एक परमाणु उसका द्रव्यमान का 1/12 भाग से यहाँ पर डिवाइड किया, तब जाकर तूने जो ये जितने भी नंबर हो सब पूर्णांक के रूप में लगभग मिलने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि जो भी परमाणु है तुम्हारा, उसका जो परमाणु भार होता है उसके परमाणु क्रमांक के लगभग 2 गुने के बराबर होता है। ये जो है कोई रूल नहीं बता रहा हूँ मैं, एक याद करने का लगभग तरीका है, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा कि ये जो है फेल हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन अब ये है कि याद करना है तो कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में ट्रिक होना चाहिए कि कैसे याद करना है। अब जैसे मैं शुरू में ही बात करूँ, 2 गुना हाइड्रोजन की जगह पर ही फेल हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसे हर जगह नहीं हुआ। हीलियम का तुम्हारा परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है, लेकिन परमाणु भार 4 हो गया, ठीक है। लिथियम का 3 होता है तो उसका 6 हो गया, है ना। फिर जो है उसका कितना है, बेरिलियम का कितना है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, लेकिन उसका जो परमाणु भार 9 है, यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो 2 गुना के ही बराबर होता है, लगभग आसपास थोड़ा सा 1-2 इधर होता है या फिर उसी के बराबर। और जैसे कि कार्बन का 6 है तो कार्बन का 6 तो उसका 2 गुना कितना होगा, 12, तो उसका परमाणु भार 12 होता है जो अस्थायी रूप से मिलता है। फिर नाइट्रोजन का 7 होता है तो उसका परमाणु भार 14 होता है। परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8, परमाणु भार 16। तो लगभग काफ़ी जगह पर ये जो ट्रिक काम करती है, इसको थोड़ा सा याद रखना और ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अभी तक तुम लोगों ने क्या देखा था, परमाणु के बारे में बहुत कुछ देख लिया और परमाणु भार तक तुम लोग आ गए, और अभी तक जो तुम्हारे मन में डर था कि परमाणु बारे में वो साथ अब निकल रहा होगा। फिर आगे अब तुम लोग देखोगे कि अणु भार क्या होता है।